मॉर्निंग बच्चों, आज हम चंदापीठ कथा पढ़ेंगे जो बाण भट्ट के द्वारा यहाँ लिखा हुआ कादम्बरी के एक अंश है। आज हमने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाना प्रारंभ किया है क्योंकि उधर कोई आवश्यक कार्य था जिस कारण से हम व्यस्त थे। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाण भट्ट का जीवन परिचय। बाण भट्ट क्या? बाण भट्ट के संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि है। बाण भट्ट जो है संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि है। इनके गद्य रचनाओं में जो है गद्य रचनाओं में जो है कादम्बरी यह इनके सर्वश्रेष्ठ रचना है। कहा जा रहा है कि उनके जीवन के विषय में, बाण भट्ट के जीवन के विषय में कोई भी चीज़ अछूता नहीं है, अर्थात कोई भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इनका जीवन काल, इनके माता पिता सबका यह एकदम स्पष्ट वर्णन है क्योंकि बाण भट्ट ही एक ऐसे कवि हुए जो सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी रचनाओं में माता पिता का वर्णन, वंशावली का वर्णन अर्थात अपने वंशावलियों का वर्णन किए। हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते हुए हर्षचरित की रचना किए। यह इससे इनके हर्षवर्धन जो है इनका आश्रयदाता था। इनके कृतित्व इनके हर्षचरित में प्रथम दो उच्छ्वास हर्षचरित के प्रथम दो उच्छ्वास और कादम्बरी के 10 से 20 श्लोक में इन्होंने अपने आत्मकथा वंश का परिचय दिया है। 10 से 20 श्लोक में जो है अपना आत्मकथा वंश का परिचय दिया है। कहा जाता है हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में इन्होंने अपने वंश की पौराणिक उत्पत्ति बताई है। इनके वंश प्रवर्तक वत्स सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। इनके वंश प्रवर्तक जो है सरस्वती के पुत्र सरस्वती के पुत्र थे सारस्वत, उनके चचेरे भाई है। वत्स के जो पिता थे उनका नाम विप्र था। वत्स के पिता का नाम विप्र और माता का नाम अक्षमाला था। जो आपके इस किताब में यह नहीं लिखा गया है, केवल आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि विप्र और अक्षमाला थे, ये पति पत्नी थे। विप्र के भाई जो थे महर्षि दधीच थे, उनकी पत्नी का नाम माता सरस्वती था। वही सरस्वती के पुत्र जो थे वह सारस्वत हुए और विप्र के जो पुत्र हैं वे वत्स हुए। सारस्वत और वत्स साथ साथ रहते थे और माता सरस्वती की उन पर अपीम कृपा थी, बहुत अधिक कृपा थी, जिस कारण से उनको सब कुछ ज्ञात था। और सारस्वत जो थे उन्होंने वत्स को भी अपना संपूर्ण ज्ञान देकर जंगल में चले गए थे। असीम कृपा होने के कारण से इनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था और जंगल में चले गए। इसके बाद इनका वंश आगे नहीं बढ़ा, किसका? सारस्वत का। पर वत्स जो थे सरस्वती के जो भतीजे हुए, सरस्वती के क्या हुए? भतीजे हुए वत्स का वंश आगे बढ़ा। वत्स का पुत्र वात्सायन हुए। वात्सायन के पुत्र जो थे कुबेर हुए। कुबेर के भी 4 पुत्र थे, अच्युत ईशान हर पशुपत के भी पुत्र थे। पशुपत के पुत्र जो थे अर्थपति थे। अर्थपति के पुत्र भी थे, उनको 11 पुत्र थे। उनमें एक चित्रभानु थे। चित्रभानु के पुत्र ही बाण भट्ट थे और बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट थे। आपकी किताब में इतने वंशावली के बारे में नहीं लिखा गया है, केवल आपको जानकारी के लिए बात हम बता दे रहे हैं। तो चित्रभानु और बाण भट्ट के माता का नाम था राजदेवी। पिता का नाम चित्रभानु था। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में ही माता का देहांत हो गया
अब पिता ने पालन पोषण किया। बाद में 14 वर्ष की आयु में पिता का भी देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद शोक संतप्त बाण अपने मृत्यु के साथ देशाटन पर निकल पड़े। देशाटन अर्थात घूमने के लिए निकल पड़े, क्योंकि 14 वर्ष की आयु थी। बाणभट्ट की 14 वर्ष की आयु के बच्चे अधिक घूमते फिरते हैं। इन्होंने अपने मित्रों के साथ देशाटन पर निकल गए और अयावरी जीवन व्यतीत करने लगे। अयावरी मतलब आज जहाँ रह गए वहीं पर रहने लगे, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भ्रमण के दौरान बाण राज दरबारों तथा गुरुकुलों में भी गए। भ्रमण करते अर्थात घूमते हुए राज दरबार में भी गए, गुरुकुल में गए, सब जगह जाने लगे। इस तरह से उनका परिचय बड़े बड़े विद्वानों से होने लगा, राजाओं से होने लगा। वे अपने वात्सायन वंश के अनुरूप गंभीर स्वभाव के होकर अपने जन्मभूमि को लौट आए। जो थे ये गंभीर स्वभाव होकर अपने जन्मभूमि की ओर लौट आए। इनके पूर्वजों का निवास स्थान सोड़ नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम था। सोड़ नदी के पास जो था वो प्रीतिकूट नामक ग्राम था। वहीं पर इनके पूर्वज निवास स्थान था, वहीं पर आकर भी रहने लगे। बाढ़ का समय जो है सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। जो इनका समय क्या था, सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। अतः बाढ़ के विषय में निर्धारण की कोई कठिनाई नहीं है। जो इनका जन्म का विषय है, समय है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि यह हर्ष के समय थे। हर्ष का राजा अभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 648 में हुई थी। हर्ष का मृत्यु जो था 648 ईस्वी में हुई थी। ताम्रपत्रों तथा चीनी यात्री हेमंत के संस्मरणों से ये तिथियाँ निर्णित हो चुकी है। हेमंत ने 629 से 645 तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। अतः बाढ़ का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना उचित है। देखो 7वीं शताब्दी 606 से 648 ईस्वी था। मृत्यु हुए था हर्ष का, उसी के बीच में बाढ़ थे, उन्हीं के साथ थे। इसीलिए इनका जो समय है यह 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। यही बात जो कि ऑप्शन वाले प्रश्नों में पूछा जाता है कि बाढ़ का समय क्या होगा, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाएगा। 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर अनेक संस्कृत ग्रंथकारों ने बाढ़ और उनके ग्रंथों का उल्लेख किया है। अतः बाढ़ के समय के विषय में कोई विवाद नहीं है। जो 8वीं शताब्दी के जो विद्वान हुए ये बाढ़ के विषय में सब कुछ स्पष्ट रूप से ये कहे हैं, बाढ़ के विषय में स्पष्ट रूप से कहे हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी से पहले अर्थात इसीलिए इनके विषय में कोई संशय नहीं है। इनकी रचनाएं, इनकी बाढ़ के वर्ष के 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। इनके नाम से 3 और ग्रंथ माने जाते हैं। 2 ग्रंथ तो है ही, हर्षचरित और कादम्बरी और 3 ग्रंथ और माने जाते हैं, चंडी शतक, मुकुटताटिकम, पार्वती परिणय। यह चंडी शतक, मुकुटताटिकम और पार्वती परिणय, यह 3 ग्रंथ माने जाते हैं। परंतु इन तीनों रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। तीनों रचनाओं की जो प्रामाणिकता है यह संदिग्ध माना जाता है। पर हर्षचरित और कादम्बरी का कोई संदेह नहीं है। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में लिखी हुई एक आख्यायिका है। हर्षचरित क्या है? 8 उच्छ्वास में लिखा हुआ एक आख्यायिका है। आख्यायिका और कादम्बरी जो है यह अनूठा ग्रंथ कथा है, कथा ग्रंथ है। अर्थात कादम्बरी कथा मुखम कहा जाता है, हर्षचरित आख्यायिका कही जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि वंश का विशद वर्णन किया गया है और अगले उच्छ्वासों में हर्ष के वंश परंपरा से प्रारंभ करते हुए उनकी उत्पत्ति का विकास का विस्तृत वर्णन किया गया है। कादम्बरी में जो है यह एक अनूठा कथा ग्रंथ है
इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। कादम्बरी को हम आधुनिक युग में उपन्यास कह सकते हैं। कादम्बरी को आधुनिक युग में उपन्यास कहते हैं। भाव और भाषा शैली सभी दृष्टियों से कादम्बरी एक उत्कृष्ट रचना है, अतः यह कथन उचित ही है। कादम्बरी के रसज्ञों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात यह कहा जा सकता है जो कादम्बरी कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इस समय अगर कोई खाने के लिए कह दे तो वो कहते हैं चलिए बाद में खाएंगे, अभी नहीं, अभी कादम्बरी हम पढ़ रहे हैं। पार्वती परिणय यह एक नाटक है। इसमें भगवान शिव तथा पार्वती का विवाह वर्णित है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह वर्णित है। चंडी शतक यह 100 श्लोकों का संग्रह ग्रंथ है। चंडी शतक जो है यह 100 श्लोकों का क्या है? 100 श्लोकों का एक संग्रह ग्रंथ है। इसमें अत्यंत सुंदर शब्दावली में भगवती चंडिका की स्तुति की गई है। चंडी शतक में भगवती चंडिका की स्तुति की गई है। मुकुट ताड़िका यह भी एक नाटक है, परंतु अब यह अप्राप्त है, अर्थात इसको प्राप्त या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में अब हम आप लोगों को बाढ़ के ये शैली हम काव्य सौंदर्य के बारे में बताएंगे। बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वत्र बताएंगे, जो मल्लिनाथ का लिखा हुआ है, कहा गया है। मल्लिनाथ ने कहा है बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वत्र, बाढ़ संसार का जूठा ही संसार, सभी संसार के लोग हैं। अर्थात जो भी कुछ लिखा जाएगा वो बाढ़ उसके बारे में जरूर पहले ने कुछ न कुछ अपने ग्रंथों में वर्णन कर दिए हैं। ठीक है, तो बाढ़ के शैली और काव्य सौंदर्य बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वत्र के विषय में अब हम कल पढ़ेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के बाद आप लोगों को रोज़ एक नया वीडियो मिलता रहेगा। अब कभी कभी 2 वीडियो भी मिल सकते हैं। अब आप लोगों को पढ़ाना है, इसीलिए अब वीडियो कंटिन्यू बनता रहेगा। चलिए बच्चों, तो धन्यवाद।